फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अब तक तैयारी अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। और जिन लोगों ने मेरी सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे उसको बहुत फायदा मिला होगा और जरूर मिलेगा एग्जाम में। आप देखिएगा 15-15 प्रैक्टिस सेट मैंने अब तक टीजीटी के और 15-15 प्रैक्टिस सेट पीजीटी के करा दिए हैं, सिविक्स और हिस्ट्री के। और थोड़ा सा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा और चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। तो संसद भवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और संसद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल संसद भवन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में की गई थी। ठीक है, मेन पॉइंट 27 में की गई थी। और इसका शिलान्यास कब हुआ था? 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था तथा इसे तैयार करने में 6 वर्ष लगे थे। ठीक है, कितने वर्ष लगे थे इसे तैयार करने में? इसे 6 वर्ष लगे थे। यहाँ थोड़ा सा कट गया हल्का सा, तो इसे तैयार करने में 6 वर्ष लगे थे तैयार होने में। और संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 18 फरवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था। और इसकी परिकल्पना यानी इसका परिकल्पना किसने की थी? इसको बनाने के लिए लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने की थी। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने की थी, जिसे साकार रूप देने में 83 लाख रुपए व्यय किए गए थे। ठीक है, 83 लाख। और संसद भवन एक गोलाकार भवन है, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें केंद्र में एक केंद्रीय कक्ष स्थित है और गोलाकार केंद्रीय कक्ष का गुंबद विश्व के भव्य गुंबदों में से एक है। ठीक है, और केंद्रीय कक्ष में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इसी कक्ष में भारत की सत्ता हस्तांतरित की थी। तीनों ओर राज्यसभा, लोकसभा और लाइब्रेरी हॉल स्थित है और इन तीनों कक्षों और बाग के चारों ओर 4 मंजिले कमरों की व्यवस्था भी है। ठीक है, संसद भवन लाल पत्थरों की 4 दीवारी और 12 विशाल लौह द्वारों से सुरक्षित है। ठीक है, और संसद का गठन तो संविधान के अनुच्छेद मेन पॉइंट संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। ठीक है, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन जो होती है वो लोकसभा। और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई और संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संसद को विधायिका और व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। और संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 3 अंग? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति होते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और तीसरा पॉइंट है लोकसभा। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक है, लोकसभा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। राज्यसभा का गठन कैसे हुआ और क्या इसकी कार्रवाइयां हैं। तो भारतीय संविधान प्रवर्तन के बाद इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन वर्ष कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को स्थापित किया गया था। पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ठीक है, की थी। और 23 अगस्त 1954 को सभापति के सदन में घोषणा की थी कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो पहले क्या नाम था इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद इसका नाम पड़ गया राज्यसभा, ये नाम से जाना जाएगा 1954 में। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद
80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। ठीक है, कितने, एक तो ये ध्यान रखना है आपको, 80 संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार और 250 सदस्य। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है चुने जाते हैं 12 सदस्य, तथा शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके द्वारा किया जाता है 238 सदस्यों का चुनाव, और 12 राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब से संबंधित लोग होते हैं, उन्हें चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 12 सदस्यों को। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो निर्वाचन कैसे होता है राज्यसभा के सदस्यों का? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, तथा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस ढंग से किया जाता है जिसे संसद विधि बनाकर जो है विहित करती है। ठीक है, कानून बनाकर जो है करती है। राज्यसभा के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है, दिल्ली तथा पांडिचेरी। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य से सिर्फ 2 ही हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, यानी हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, और पदमुक्त जो होते हैं सदस्य, रिटायर होते हैं, सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होता है? चुनाव होता रहता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्याग पत्र किसी समय देकर सदस्यता मुक्त हो सकते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको अपना त्याग पत्र देकर, अगर नहीं रहना है उन्हें राज्यसभा में, तो त्याग पत्र देकर इस सदस्यता से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज मेन पॉइंट है और इन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है राज्यसभा का विघटन क्या सकता है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसे विघटित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हर दूसरे वर्ष क्या होता है? इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। ठीक है, राज्यसभा को अस्थायी सदन, उच्च सदन, यानी राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन होता है एक तो, क्योंकि ये विघटित नहीं होता है, और हाउस ऑफ, उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है, जिसका कभी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा के अधिवेशन, राज्यसभा के अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होते हैं? 2 होते हैं, 2 अधिवेशन होते हैं, और इसके अधिवेशन की अंतिम बैठक आगामी अधिवेशन की जो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के 6 माह के अंतर होना चाहिए। ठीक है, 6 माह के अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह पूर्ण हो जाने चाहिए। ठीक है, जो तिथि दी जाती है। राज्यसभा का विशेष अधिवेशन, राज्यसभा का विशेष अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 352 संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अधीन आपातकाल की घोषणा के बाद, ठीक है, 352 के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल होता है। तो जब ये आपातकाल की घोषणा के बाद राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो। ठीक है, राज्यसभा के इतिहास का 200वां सत्र, यानी 200वां सत्र 11 दिसंबर 2003 को प्रारंभ हुआ, और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जो भैरव सिंह शेखावत थे उन्होंने की थी। राज्यसभा के पदाधिकारी, सभापति पहले नंबर, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, और एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि पदेन सभापति कौन होता है। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन तथा सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी होता है। और सभापति राज्यसभा के नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, कौन शपथ दिलाता है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो नए सदस्य होते हैं उनको पद की शपथ भी दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों को निर्वहन के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति द्वारा जो दायित्व होते हैं उनका जो है निर्वहन किया जाता है। ठीक है, और उपसभापति, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। और उपसभापति कौन होता है? देखो, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को अपना उपसभापति चुनेगी, यानी जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को अपना उपसभापति चुनेगी। और जब उपसभापति का पद रिक्त होगा यानी पद खाली हो जाएगा जब, तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को भी अपना उपसभापति चुन सकती है। ठीक है, अगर पद खाली हो गया किसी कारणवश तो उसको दूसरे को, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं दूसरे को उपसभापति चुनेगी। ठीक है, कार्य एवं शक्तियां क्या हैं राज्यसभा की? संविधान द्वारा राज्यसभा तथा लोकसभा को अधिकतर मामलों में समान कार्य तथा समान शक्तियां प्रदान की गई, यानी दोनों को बराबर बराबर कार्य दिए गए हैं, बराबर बराबर उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। स्थान रिक्त घोषित करना। ठीक है, राज्यसभा कोई सदस्य सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे, यानी जब सदन का अधिवेशन चलता है तब कोई सदस्य राज्यसभा का 60 दिन यानी 2 महीने तक और उसके सभी अधिवेशन जो भी होते हैं उनमें अनुपस्थित रहता है। ठीक है, उसमें नहीं आता है तो राज्यसभा उसके स्थान को रिक्त घोषित करती है। यानी 2 महीने तक अगर सदन में अधिवेशन होता है और नहीं आती है किसी भी अधिवेशन में, तो कई बार लोग राज्यसभा की सदस्यता तो ग्रहण कर लेते हैं और लेकिन आते नहीं है। ठीक है, और इसमें फिर उसको रिक्त घोषित कर देती है। और 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी का स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि राज्यसभा के बिना कोई सूचना के, यानी बिना किसी सूचना के उसकी सभी बैठकों में वो अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, क्या उदाहरण है इनका? सुब्रमण्यम स्वामी का। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद है? 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मतदान जो करते हैं 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि, क्या पारित कर दे? संकल्प कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, यानी राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाए, तो संसद को उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल सकता है। इस प्रकार बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष के समय को और 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है, यानी इस तरीके से जो कानून बनाया जाएगा उसको क्या किया जाएगा? 1 वर्ष के समय को बढ़ाया जा सकता है। 1952 में क्या हुआ? राज्यसभा ने संकल्प पारित करके संसद को व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया था। राज्यसभा ने जो है अधिकार दे दिया था व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन। 1986 में राज्यसभा ने संकल्प पारित किया फिर, और संसद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, दूसरे देशों के साथ जो हमारी सीमा होती है, उसके साथ सुरक्षा क्षेत्र की व्यवस्था करने के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया था। फिर है तीसरा पॉइंट, संविधान का अनुच्छेद 312। ठीक है, अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 312 1 के अनुसार इसके अधीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दें कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, यानी इसके अधीन जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, यदि राज्यसभा जो उपस्थित हैं वहां पे, ठीक है, राज्यसभा में जो उपस्थित हैं, यानी वहां पे जो प्रेजेंट हैं, आए हुए हैं, मतदान कर रहे हैं, उन उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के जो 2/3 बहुमत होने चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत होने चाहिए जो उपस्थित है, जो नहीं आए हैं, ठीक है, नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उनमें से, ठीक है, 250 सदस्य होते हैं जो उसमें से उपस्थित हैं, तो उनमें से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में, यानी राष्ट्र के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हित में यह चीजें आवश्यक हैं। ठीक है,
और 1961 में भारतीय इंजीनियर्स सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा। 1965 में भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें आती। तो अनुच्छेद 312(1) के अनुसार ये व्यवस्था है। लोकसभा के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट आपने देख लिया होगा, उस पर थोड़ा सा नजर रखिए। मेन पॉइंट जो है लोकसभा का कक्ष। ठीक है, लोकसभा का कक्ष अंग्रेजी के यू के समान है। किस समान है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार एक नजर जरूर ध्यान दें। जिसमें मंच पर बैठने का स्थान निर्धारित है। अध्यक्ष के शासन दाईं ओर, सत्ताधारी दल बाईं ओर। ठीक है, सत्ताधारी दल और बाईं ओर विपक्षी दल, ये चीज ध्यान रखिए। देखिए, दाईं ओर कौन बैठता है? जो सत्ताधारी यानी जिनकी सरकार है, सत्ताधारी दल होते हैं, उनके सदस्य बैठते हैं। और बाईं ओर विपक्षी दल जो होता है, जैसे इस समय बीजेपी सत्ताधारी है और कांग्रेस विपक्षी है, तो इस तरीके से बाईं ओर विपक्षी दलों के बैठने की व्यवस्था होती है लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष के मंच के नीचे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की मेज होती है। सेक्रेटरी जनरल की मेज के ठीक आगे एक विशाल मेज होती है, जिसे टेबल ऑफ द हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल ऑफ द हाउस। इसी मेज पर समस्त दस्तावेज, जो जरूरी कागजात होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वे रखे जाते हैं। इसके चारों ओर वरिष्ठ अधिकारियों की कुर्सी लगी होती है। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी कुर्सी लगी होती है। टेबल ऑफ द हाउस के चारों ओर के खाली स्थान को क्या कहते हैं? वेल ऑफ द हाउस कहा जाता है। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन संविधान के दो अनुच्छेदों, एक 81 और दूसरा क्या है 331 में प्रावधान किया गया है। दोनों अनुच्छेदों में अनुच्छेद 81 क के अनुसार, एक क के अनुसार तथा ख के अनुसार लोकसभा का गठन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। तो आपको पता ही होगा जब लोकसभा को चुनाव होता है तो कैसे निर्वाचन होता है, उसी के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का जो है चुनाव किया जाता है। प्रथम लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा इसकी पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को इसका लोकसभा का प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, अप्रैल के बाद मई में। लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 500 निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई थी पहले, फिर परंतु बाद में इसमें वृद्धि की गई और 31वां संविधान संशोधन जो था 1974 में हुआ था। 31 संविधान संशोधन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और कितनी कर दी गई? 547। ठीक है, 547 निश्चित की गई थी उस समय 1974 में। उसके बाद वर्तमान में फिर गोवा, दमन और दीव। ठीक है, अधिनियम 1987 द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, बाद में और राज्य जुड़ गए तो उसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अधिकतम संख्या जो है 552 552 हो सकती है। और 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि प्लस 13, ठीक है, जो संघ राज्य होता है, संघ शासित प्रदेश, संघ राज्यों के प्रतिनिधि और 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित, यानी 2 राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। तो 545 है। इस समय कितनी है? 545 वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, जनसंख्या के द्वारा, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा का चुनाव आता है जब, तो पता ही होगा आपको, और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1989 के पूर्व उन नागरिकों को वयस्क माना जाता था जिनकी आयु 21 वर्ष, जो पूरी 21 वर्ष कर लेते थे। पहले 21 वर्ष थी, ठीक है, आयु। उसको क्या किया गया, 61वां संशोधन जब हुआ तो उसमें उसको घटा दिया गया और अब आयु कितनी हो गई है? अब आप 18 साल के हैं तो आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार आप रखते हैं। तो 18 साल आयु जो पूरी कर लेगा वह अपना वोट दे सकता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है।
तो अब जो है 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई है आयु। ठीक है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए वयस्क माना जाता है इन्हें, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, दोनों के लिए। लोकसभा में स्थानों का आवंटन। लोकसभा में राज्यों के स्थान आवंटन तथा राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम 1952 पारित किया गया है। परिसीमन अधिनियम 1952 में प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया है? प्रत्येक संसद प्रत्येक जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। ठीक है, परिसीमन आयोग क्या है? देश में अब तक 3 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में गठित किया गया था। लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनको परिसीमन करने के लिए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग गठन 2001 में किया गया। आयोग ने अपना कार्य 2004 में प्रारंभ किया तथा 31 मई 2008 को समाप्त किया। हालांकि आयोग का कार्यकाल जो है 31 जुलाई 2008 तक निर्धारित किया गया। प्रारंभ में परिसीमन का कार्य 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, यानी जो 1991 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर किया जाएगा, परंतु 23 अप्रैल 2002 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित एक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया। अनुमोदित करते हुए यह निर्धारित किया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अब 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, यानी अब किसके आधार पर किया जाएगा? 2001 की जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा के 543 एवं 24 विधानसभाओं के 4120 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया। जांच 5 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड में परिसीमन नहीं किया जा सका है, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है और इसे तब लागू नहीं किया गया था। अब जो चीजें और जगह लागू होंगी वो जम्मू कश्मीर के लिए भी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीटों के लिए रोटेशन लागू करना चाहिए और भारत में 1952 से लेकर अब तक की अवधि में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। ये 14 है, ये पहले का है थोड़ा सा। तो ये अब तक कितने चुनाव हो गए हैं? लोकसभा चुनाव हो गए हैं 17। 2019 में 17वां हमारा चुनाव था लोकसभा का। ठीक है, चलिए लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का गठन अपने अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का गठन तो पता ही है 4-5 साल के लिए चुनाव होता है, और लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी किया सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किया सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर सलाह करता है या किसी वजह से चुनाव भंग हो जाता है या कोई दिक्कत आती है तो दोबारा भी चुनाव कराया जा सकता है। और लेकिन निर्धारित अवधि क्या होती है? 5 वर्ष। लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन 5 वर्ष के भीतर, ठीक है, लोकसभा का गठन, उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह की सलाह पर, 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सलाह पर, 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सलाह पर और 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर विघटन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? इतनी बार अब तक हो चुका है। ठीक है, विघटन। संविधान के अनुसार लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती, यानी अगर एक बार विघटन कर दिया गया है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। विशेष परिस्थिति में लोकसभा की अवधि, यानी कोई कारण है कुछ है तो उसकी वजह से, जैसे कभी किसी बात पे आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह, बहुत सारी चीजें हैं, आपात स्थिति है, कुछ स्थिति ऐसी है तो उसको 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए। ठीक है, लोकसभा की अवधि को। परंतु लोकसभा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़े, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से चुनाव को अधिक नहीं टाला जा सकता, यानी अगर दोबारा करना है तो फिर 1 वर्ष के लिए किया सकता है। ठीक है, अगर किसी स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के बाद लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर लोकसभा की आपातकाल की उद्घोषणा हुई है
तो उसकी अवधि 6 माह से अधिक, उसके बाद 6 माह के अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक तिथि के बीच 6 मास के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अंतराल 6 मास से अधिक का तब तक हो सकता है जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन किया जा सके। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। यदि विशेष अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। यदि लोकसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो कम से कम 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित सूचना दे, तब राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है। दूसरा पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है। एक तो राष्ट्रपति द्वारा और दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यदि लोकसभा का अधिवेशन चल रहा हो तो 1/10 सदस्य लोकसभा को इस आशय की लिखित सूचना देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष जो है विशेष अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा के पदाधिकारी। अनुच्छेद 93 के अनुसार आम चुनाव के पश्चात लोकसभा के सदस्य अपने सदन में से लोकसभा के 2 पदाधिकारियों का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो जब चुनाव होता है उसके पश्चात क्या होता है, जो लोकसभा का सदस्य होते हैं वो सदन अपने सदन में से एक लोकसभा के 2 पदाधिकारियों का चयन करते, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। और चलिए हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत के लोकसभा अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 25 थे। ये तो खैर जल्दी एग्जाम नहीं आता है। और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे, ये जरूर पूछता है, जीवी मावलिंकर नाम आता है इनका लिखा हुआ, इसमें गणेश वासुदेव मावलंकर है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है तो जीवी मावलिंकर शॉर्ट में लिख देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है टीचर्स वगैरह में भी और वैसे भी एग्जाम में आता रहता है। तो ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ये थे मावलंकर। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? और ये है मीरा कुमार, लेकिन ये मीरा कुमार पहले की हैं, ये मेरे पास जो नोट्स है ये पहले का है, तो ये मीरा कुमार अब नहीं है। अब कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है। ओम बिड़ला है इस समय लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। ओम बिड़ला। तो थोड़ा वर्तमान की भी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, कभी पूछ लेते हैं इसमें सिविक्स में। ठीक है। तो ओम बिड़ला है इस समय वर्तमान। और लेकिन मीरा कुमार जो थी भारत की पहला थी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन इस तिथि को होगा, इसे राष्ट्रपति निश्चित करता है। राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। और लोकसभा के पदावधि तथा शपथ ग्रहण कैसे किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक अपने पद पर बना रहना है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है। वेतन और भत्ते, लोकसभा को राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति के समान ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा हो सकता है बदलाव हुआ हो, करंट मुझे नहीं पता कितना है, तो ये 1.25 लाख रुपए मासिक वेतन लिखा हुआ उसमें 1,25,000। तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इसे। और पद मुक्ति, मृत्यु होने पर, लोकसभा का सदस्य नहीं रहने पर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देने पर, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जाने पर, या कोई संकल्प लोकसभा में पेश करने की आशय सूचना 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। कुछ भी हो 14 दिन पूर्व आपको सूचना उसमें देनी चाहिए। 18 दिसंबर 1954 को पहली बार लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। और 1966 में तत्कालीन अध्यक्ष हुकुसुम और लोकसभा अध्यक्ष 1988 में बलराम जाखड़ को पद मुक्त करने के लिए लोकसभा में संकल्प पेश किया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सके थे। ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी एक नजर जरूर देख लें। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है पहले थे कौन थे? ये थे उपाध्यक्ष अनंत श्याम अयंगर थे।
और लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष करिया मुंडा थे, अब ये नहीं है। तो वर्तमान का जरा सा देख लीजिएगा कौन है इस समय, और मुझे लग रहा है शायद इस समय खाली है ये पद। और विपक्ष के जो होते हैं उनमें से चुने जाने की परंपरा रही है ये उपाध्यक्ष को। तो उपाध्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है? उपाध्यक्ष का लोकसभा के सदन के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष के चुनाव में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपनाई जाती है, और उपाध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है जब तक कि वह सदन का सदस्य होता है। उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए कोई संकल्प लोकसभा में पेश करने की 14 दिन पूर्व से सूचना देनी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन से पहले एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है? प्रोटेम जो स्पीकर होता है वही लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, और भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर यही थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, 15वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर मंडिका राव होल्डमा गवित थे, और अब तो 17वीं चल रही है। लोकसभा की रिक्तियां, लोकसभा के निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं जो राज्यसभा के अतिरिक्त हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं इसमें? उन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार केवल लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं निर्वाचित करने, और उन्हें ध्यान दे दीजिए इस सब चीज पे, पद मुक्त करने का अधिकार लोकसभा के सदस्यों को ही प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है उसको कौन पदच्युत कर सकता है, निर्वाचित कर सकता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं, उनका निर्वाचन भी और उनका वो भी। और जीवी लोकसभा के अध्यक्ष तो ये थे जीवी मांकर विरुद्ध यह संकल्प पेश किया गया था जो पारित नहीं हो पाया था 18 दिसंबर 1954 को। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी, मेन पॉइंट। और लोकसभा मंत्रिपरिषद पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है। ठीक है, लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। अभी तक लोकसभा में केवल 3 बार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सका है। हालांकि इस तरह का प्रस्ताव कई बार पेश किया गया है, यानी पारित नहीं हुआ है, पेश तो कई बार किया गया है। पहली बार 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये सब चीजें हम थोड़ा सा यहाँ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनमें भी असफल हुए थे वो भी। वित्त पर नियंत्रण, ठीक है, राज्यसभा को उस संबंध में बहुत सीमित अधिकार है। लोकसभा का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वित्त पर किसका नियंत्रण है? लोकसभा का। जब राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, वित्त विधेयक, तो राज्यसभा को पेश किया जाता है तो राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, और यदि राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती है तो भी विधेयक पारित मान लिया जाना है। यानी वित्त पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा का। ठीक है, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 110 वित्त का। और सदन में रिक्त स्थान घोषित करना, यदि लोकसभा में कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। और 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को नामंजूर कर सकती है। ऐसी नामंजूरी लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर की जाती है। लोकसभा जब सदन का अधिवेशन चल रहा होता है तो राष्ट्रपति, जब लोकसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो सदन को 10% सदस्यों 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकता है। सदन के सदस्यों को निष्कासित करना तथा सदन के निष्कासन को रद्द करना, ये सब चीजें भी हैं और इसमें हैं। तो ये सब चीजें इतनी मेन नहीं है, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 84 द्वारा संसद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से विशेष योग्यता में किसी व्यक्ति में अपेक्षित है और 30 वर्ष से कम की लोकसभा के 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की ये चीज ध्यान दे लीजिए, ये राज्यसभा में
सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। उसके पास कोई अर्हता हो तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित की गई है। राज्यसभा की सदस्य के लिए राज्यसभा में किसी राज्य या संघ या राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा जो उस राज्य का राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हता निश्चित की गई है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में चुनाव खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए उस जाति या जनजाति का होना चाहिए। ठीक है, और संसद की अयोग्यताएं हैं। ये अयोग्यताएं क्या क्या हैं? यदि वह दिवालिया हो, न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दिया गया, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तथा उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है और विदेशी राज्य के प्रति पूरी निष्ठा धारण करता, तो इन सब वजहों से वह अयोग्य घोषित हो सकता है। ठीक है, कुछ अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय दोषी निर्णित किया गया हो, जो भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया हो, ये सब अयोग्यताएं होती है इसमें। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्न का विनिश्चय। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की राय लेता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, मेन पॉइंट। और संसद के सत्र राष्ट्रपति के दोनों सदनों को बुला सकता है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यह सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, कौन सा चलता है? शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक, और यह जुलाई से अगस्त तक चलता है। मानसून सत्र और बजट सत्र, 3 सत्र होते हैं। लोकसभा का सत्रावसान यानी विघटन। लोकसभा का संसद विशेष समापन हो जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। विघटन कार्यकाल के पूरा होने पर अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा विघटित किए जाने पर इन वजहों से हो सकता है विघटन। नेक्स्ट है संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना। राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। बिना शपथ ग्रहण किए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। और यदि किसी व्यक्ति ने संसद सदस्य के रूप में शपथ नहीं ग्रहण की है तो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, तो संसद से निष्कासित कर दिया गया है और वह व्यक्ति की संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन 500 रुपए के जुर्माने का जो है उस पे देय होगा। संसद सदस्यों को वेतन और भत्ते कौन देता है? वेतन और भत्तों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने अधिकार का प्रयोग कर सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में पारित किया गया है और 2006 में संसद द्वारा पुनः सांसदों को वेतन और भत्ते इसमें दिए गए हैं। संसद के सदनों की गणपूर्ति। ठीक है, ये 1/10वां भाग, ये ध्यान रखना है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग यानी जो कुल सदस्य होते हैं तो उसका जो 10वां भाग होता है उसका सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। संसद की सदनों की जो कार्यवाही होती है उसके लिए 1/10 भाग। ठीक, इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा की गणपूर्ति 25 लोकसभा के और 55 होने चाहिए जो है सदस्य इसके लिए लोकसभा के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संयुक्त संसद का अधिवेशन। संयुक्त संसद का अधिवेशन 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित स्थिति में बुलाया जाता है। ठीक है, और जिसमें धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक जैसे वित्त विधेयक सम्मिलित है। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर जिसमें वित्त विधेयक सम्मिलित होता है वो पारित कराने को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया है और संविधान के 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति का हल ढूंढने के लिए दोनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 1961 में। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन हुआ। तीसरी बार अधिवेशन हुआ था 26 मार्च 2002 को और बहुचर्चित एवं बहुविवादित आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002 को पारित कराने के उद्देश्य से इसे बुलाया गया था अधिवेशन 2002 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी में होगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, यानी अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। संसद के कार्य और शक्तियां।
संसद की कार्य शक्तियां क्या? विधि निर्माण की शक्ति होती है। देखिए, संसद को 7वीं अनुसूची, संघ तत्सूची तथा समवर्ती सूची में अंतर्निहित विषयों के विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है, लेकिन उसे निम्नलिखित स्थितियों में राज्य सूची में शामिल किए गए विषयों पर भी विधि निर्माण का अधिकार है। राष्ट्रीय आपात या राज्य आपात स्थिति में परिवर्तन हो, 250 अनुच्छेद के तहत। 2, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद में विधि निर्माण का अनुरोध, 252 के तहत। वित्तीय शक्ति, प्राक्कलन समिति, लेखा समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है। संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार होता है। भारत की संचित निधि संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो भारत की संचित निधि उसको संसद का क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। और संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का संसद के समक्ष वार्षिक बजट पेश किया जाता है, जिसमें वर्ष के प्राकृतिक प्राप्तियों और व्ययों का ब्यौरा विवरण दिया जाता है। ठीक है। और संसद सदस्यों से ही सत्ता पक्ष के सदस्यों में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपद पर नियंत्रण रखते हैं। संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। और राज्यों से संबंधित शक्ति नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद राज्य की जो सीमाएं होती हैं उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है और राज्यों का विभाजन भी कर सकती है। एक राज्य के 2 राज्य 3 राज्य बना सकती है और राज्यों को मिलाकर एक राज्य, कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। और संविधान संशोधन शक्ति, संसद को संविधान संशोधन करने का भी अधिकार है, लेकिन संसद का यह अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि वह संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट मेन है। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा संसद उपराष्ट्रपति को भी निर्वाचित करती है। तो बहुत सारे संसद के अधिकार हैं और हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि इसमें से मेन पॉइंट आपके लिए काफी काम की साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।